गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई घर पे कर रहे होंगे इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। चलिए, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर रहे थे पहला लेक्चर, जिसमें 2 लेक्चर हो चुका है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। जो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पर जाकर के वीरेंद्र सर क्लासेस टाइप करें, वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इसको अच्छे से समझ लें। ये लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक पर हो रहा है, ये उन्हीं बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा जो पहला और दूसरा लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो है चार्ज 2 प्रकार का होता है, और वो जो चार्ज होता है एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, दूसरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज माना जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको ये बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के माध्यम से हमको ये उन्होंने बताया कि किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बट बच्चों उनके पास कोई अच्छा सा एक्सप्लेनेशन नहीं था, उनके पास कोई ऐसी थियरी नहीं थी जिसके माध्यम से वो समझा सकते थे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया और दूसरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया। तो यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एक टेबल बनाए हुए हैं। इस टेबल को देख करके बच्चों आप जान सकते हो कि जब किसी बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करेंगे तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। चलिए, थोड़ा सा हम इस टेबल को, आपको रटना नहीं है बच्चों, इसको केवल एक बार देख लीजिएगा तो दिमाग में आपकी ये मेमोराइज रहेगी हमेशा। अगर कभी भूलता है तो आप इसको रेगुलर देखते रहिएगा। जैसे इस टेबल में इधर जो लिखा गया है, इधर देखिए पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज मैंने लिखा है। इसका मतलब ये हो गया, अगर ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क से रगड़ते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज आएगा। उसी तरीके से आप देखिए, इधर वूलन कोट, इधर 2 नंबर पे सॉरी फर और वूलन कोट है। फर का मतलब होता है बच्चों बिल्ली की खाल। फर का क्या मतलब होता है? बिल्ली की खाल। तो बिल्ली की खाल या वूलन कोट, वूलन का मतलब होता है बच्चों ऊनी, जो ऊन से बने हुए कोट्स या क्लॉथ्स होते हैं उसे हम कहते हैं वूलन कोट। अगर हम बिल्ली की खाल या वूलन कोट को अगर हम एबोनाइट बच्चों एक मटेरियल होता है, किसी दिन आपको वीडियो के माध्यम से एबोनाइट, अंबर, ये दोनों मटेरियल आपको मैं इसका विजुअलाइजेशन कराऊंगा, मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी आप समझ लीजिए इसको, पर बिल्ली की खाल या वुलन क्लॉथ को अगर बच्चों एबोनाइट, अंबर या रबड़ से रगड़ते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इन सब पर कैसा चार्ज आएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार इस सीरीज में तीसरे नंबर पर वुलन कोट है। वुलन कोट वही बच्चों मैंने बताया, ऊनी कोट जो होता है, अगर उसको आप प्लास्टिक के शीट से रब करेंगे तो प्लास्टिक के शीट पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वुलन कोट पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार नायलॉन या एसीटेट ये मटेरियल होता है बच्चों, अगर इसको हम किसी भी कपड़े से रब करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार लास्ट पॉइंट है द ड्राई हेयर, सूखे हुए बाल पर जब हम कंघी करते हैं तो कंघी पर बच्चों नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे ड्राई हेयर पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि कंघी पे कौन सा चार्ज आया था, कुछ बच्चों ने कमेंट करके मुझे बताया सर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसी तरीके से हर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से बीच बीच में जो मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ, ये जो क्वेश्चन छोड़ करके मैं जाता हूँ तो उस पर आप सोचा करिए और आप कमेंट में लिख करके उसका आंसर मुझे देने का प्रयास किया करिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो उस पर सोचेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, बुक पढ़ेंगे, तब आपका बच्चों नॉलेज बढ़ेगा और इस टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था जब काम को हेयर से रगड़ेंगे तो काम यानी कंघी पे कौन सा चार्ज आएगा और हेयर पे आपके कौन सा चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट में बच्चों, ड्राई हेयर पे कैसा चार्ज आना है? पॉजिटिव चार्ज, और काम पर कैसा चार्ज आना है? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर ड्राई हेयर की आप बात कर रहे हैं, अगर बाल में थोड़ा सा नमी हो, कोई मॉइस्चर हो, तब क्या वो चार्ज नहीं होगा? होगा बच्चों, जरूर चार्ज होगा। लेकिन वजह यह है कि जब आपका बाल गीला होगा या उसमें ह्यूमिडिटी होगी या वो नमी होगी, मॉइस्चर होगी, तो फ्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। जो नमी होती है बच्चों फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है। जब आप कंघी को रब करोगे बाल पर तो अच्छे से फ्रैक्शन नहीं होगा, अच्छे से अगर फ्रैक्शन नहीं होगा बच्चों तो उस पर चार्ज नहीं जाएंगे। इसलिए अच्छा, अगर प्रैक्टिकल आपको करना है तो आपको ड्राई हेयर ही रखना पड़ेगा। तो इस लिस्ट को आपको बच्चों रटना नहीं है, आप एक बार देख लीजिए, इसको आप अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिए। इस लिस्ट को जब आप 2-4 बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बच्चों याद हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम
इसमें आगे चलते हैं। तो जो बच्चे पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जा करके वो यूट्यूब पर वीरेंद्र सर क्लासेस दोस्त को टाइप करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का बच्चों हम बेसिक पार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक चीज़ें जो प्योर थियोरेटिकल हैं उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों बहुत बड़ी यूनिट है। इसको आपको समझने के लिए पहले बेसिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना पड़ेगा। इसीलिए हम 2-3 लेक्चर तक अभी बेसिक ही क्लियर कर रहे हैं। जैसे जैसे इस लेसन में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बच्चों ये जो है लेसन इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा। कुछ थ्योरी, कुछ रूल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे आएंगे तब आपको इसमें और भी इंटरेस्ट आने लगेगा। तो चलिए कहानी हम शुरू किए थे बच्चों कहाँ से, थेल्स से। थेल्स जो है देखिए एक बार मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक क्लास है बच्चों, इसलिए हम बहुत बेसिक चीज़ों से लेकर के चल रहे हैं। थेल्स बच्चों यूनान के दार्शनिक थे। ये टाइम का क्या रहा होगा, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले 2600 वर्ष पहले थेल्स ने ही सबसे पहले मुझे बताया था, दुनिया को सबसे पहले बताया था कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में रब करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, चार्ज हो जाएंगे, दोनों पे अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी और ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को ही क्या कहा गया, चार्ज कहा गया। जिस बॉडी में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है उसे हम चार्ज बॉडी कहते हैं और ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है बच्चों उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया, वैद्युत बल कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया। इसके बाद बच्चों बहुत टाइम बीत चुका, 2500-2600 वर्ष बीतने के बाद इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे बच्चों जिनका नाम डॉक्टर गिलबर्ट था। आप ध्यान से इनको देखें, डॉक्टर गिलबर्ट। ये टाइम था बेटा 1600 ईस्वी। ये बहुत बड़ा गैप था, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी साइंटिस्ट का थेल्स की बात पे ध्यान नहीं गया। लेकिन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के साइंटिस्ट बच्चों डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने थेल्स की बात को दोबारा प्रैक्टिकल किया और उनकी बात को जनरलाइज किया कि ये केवल अंबर और ग्लास रॉड पर भी ऐसा नहीं होता है या अंबर सिल्क के लिए ऐसा नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे जो मटेरियल्स इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं किसी को किसी के साथ रब करेंगे तो वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती हैं और उनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसके बाद बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में एक बहुत सम्मानजनक नाम लिया जाता है, बहुत बड़ा नाम है, जिनका नाम बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अभी आप लोगों ने देखा था दूसरे वाले लेक्चर में बेंजामिन फ्रैंकलिन। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बच्चों एक बहुत ही सुटेबल, बहुत ही जो है सिस्टमेटिक नॉलेज सबसे पहले हमको जिन्होंने दिया उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन और ये टाइम था बच्चों 1761 ईस्वी का। ये टाइम था 1761 ईस्वी में। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हम लोगों को ये बताया कि चार्ज बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ तक चीज़ों को हमको बता दिया था। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होने वाले कुछ प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने सीखा था। जैसे मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, वहाँ पे दूसरे वाले लेक्चर में हमने आपको डिस्चार्जिंग सिखाया, आपको स्पार्किंग सिखाया, आपको मैं इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में बताया और अर्थिंग कैसे की जाती है, अर्थिंग का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में बच्चों बेसिक अभी हमने आपको बताया है। ये जो टर्मिनोलॉजी होती है उसका मतलब मैंने केवल बताया है, उसके पीछे का जो रीज़न है, स्पार्किंग क्यों होती है, अर्थिंग क्यों होती है, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्यों मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस लेसन में वैसे वैसे करेंगे। लेकिन उसमें हमने केवल आपको बेसिक बताया, एक इंट्रोडक्शन क्लास थी कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ताकि जब इसके हम बेस पर जाएं, इसके रीजन पर जाएं तो आपको ये ना दिक्कत रहे कि इसे कहते हैं हम, ये होते क्या है, इसको हम ये स्पार्किंग, ये शॉकिंग, ये होता क्या है। अब यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बच्चों हमको बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बच्चों जो है कुछ नेचर में घटनाएं घट रही थी, इनका ध्यान नेचर पर गया। नेचर में जैसे आप लोग देखते होंगे, बचपन से देखते आए होंगे कि जब बारिश के दिनों में बादल गरजते हैं, वहाँ आसमान में बच्चों बिजली चमकती है, तो ये बादल का गरजना और बिजली का चमकना, इस चीज़ पर जब बेंजामिन फ्रैंकलिन का ध्यान गया
तो उन्होंने ये कहा निश्चित रूप से वहां भी यही काम हो रहा होगा, जो रब करने पे एक बॉडी पर दूसरे बॉडी को रब करने पे चार्ज आ जाता है। तो उन्होंने सिंपली ये कह दिया कि आसमान में जो बिजली चमकती है, जो बादल गरजते हैं बच्चों, वो एक जो है वैज्ञानिक घटना है, एक साइंटिफिक फेनोमेना है। वहां पर भी बादल आपस में रगड़ते होंगे, बादल आपस में बच्चों चार्ज होते होंगे, चार्ज होने की वजह से जब वो आपस पास में आते होंगे तो डिस्चार्जिंग हो रही होगी, कुछ चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो रहे होंगे। क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए हमको इतनी हाई एनर्जी की लाइट निकलती है, दिखाई देता है, और वहां से बहुत तेज थंडरिंग की आवाज सुनाई देती है। मैं आपको बता दूं बच्चों, 1761 ईस्वी तक इस दुनिया के सारे लोग दो प्रकार की विचारधाराओं में बंट गए थे। एक प्रकार की विचारधारा वो थी जो देवी देवताओं में विश्वास करते थे, जो विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों में विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई दैवी शक्ति है, कोई ना कोई डिवाइन पावर है बच्चों। इंसानों के बस की बात नहीं है उसे समझना, और ना इंसान उसको कर सकता है। ये धार्मिक लोग थे, उसमें उन लोगों में अंधविश्वास बहुत ज्यादा था बच्चों। तो ये मोस्टली पीपल, इस टाइम तक मोस्टली पीपल यही थे कि वो अंधविश्वासी थे। जितनी भी घटनाएं होती थी उसके पीछे जो है वो देवी शक्तियों का ही जो है हाथ मानते थे, उन्हीं के द्वारा कहते थे वही सब कुछ कराते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरे टाइप का जो विचारधारा के लोग थे बच्चों, वो एक साइंटिस्टों का ग्रुप था, जो उस टाइम में कुछ पढ़े लिखे लोग थे, जो इस चीज को समझते थे कि जो है कोई भी घटना किसी कारण की वजह से ही हो रही है, उसमें किसी डिवाइन पावर की कोई जो है हस्तक्षेप नहीं है, कोई डिवाइन पावर उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बच्चों जो कि एक साइंटिस्ट थे, वो किसी भी घटना के प्रैक्टिकल को जब करते थे, उसके रीजन को समझते थे, तभी उसको मानते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन का मानना यह था, इस नेचर में जो कुछ भी घट रहा है, जितनी भी चीजें हो रही हैं बच्चों, उसके पीछे का रीजन जो है साइंस है। हम उसको समझ सकते हैं, हम उसको खुद लैब में कर सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। तो जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बोला कि आसमान में बिजली का चमकना, बादल का गरजना, ये एक डिवाइन पावर नहीं है बच्चों, ये क्या है, जस्ट चार्जिंग ऑफ बॉडी है। उन्होंने बताया जब बादल रगड़ते हैं तो वहां चार्ज बनते हैं, स्पार्किंग होती है, इसी वजह से हमें लाइटनिंग और थंडरिंग की आवाज सुनाई देती है। लेकिन बच्चों जैसे ही इनका ये कहना हुआ, दुनिया के जितने धार्मिक लोग थे, जितने धर्मगुरु थे, जो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे, वो इनकी इस विचारधारा का विरोध करने लगे। वो सबके सब इनके पास पहुंच गए और इनसे पूछना शुरू कर दिए, भाई अगर आप कहते हो कि ये डिवाइन पावर नहीं है, इसको ये साइंस के द्वारा होता है, तो तुम भी करके दिखाओ। चलो आसमान में अभी बिजली का चमकना दिखाओ मुझे, अभी आप बादल का गरजना अभी दिखाओ। तो बच्चों चूंकि वो लोग धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, उसमें बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो गए होंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन का बहुत ज्यादा विरोध किए होंगे। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन बच्चों, उनको 100% विश्वास था कि ये कोई डिवाइन पावर नहीं है, ये चार्जिंग की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि ठीक है, आप मुझे टाइम दे दीजिए, हम आपको कुछ दिन के बाद इसका रीजन बता देंगे, हम अपने लाइव में भी इसको करके दिखा देंगे, तब तो आप यकीन कर लेंगे कि दिस इज नॉट ए डिवाइन फेनोमेना, दिस इज ओनली ए साइंटिफिक रीजन। तो दुनिया के सारे जो धर्म गुरु थे उनको छोड़ करके चले गए। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास ये बच्चों चैलेंज था कि कैसे इस चीज को वो समझाए दुनिया को कि बिजली का चमकना, बादल का गरजना वो डिवाइन पावर नहीं है, वो जस्ट चार्जिंग की वजह से हो रहा है। उन्होंने बहुत प्रकार के बच्चों एक्सपेरिमेंट किए इस चीज को समझने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य उनका था, कोई भी एक्सपेरिमेंट उनका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, जिसके द्वारा उन मूर्खों को, उन धर्म गुरुओं को जो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे, उन्हें ये समझा सके कि यहाँ पे कोई दैवी पावर नहीं काम कर रही है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट में बच्चों उनका एक काइट एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है। काइट एक्सपेरिमेंट जैसे ही इनका आया, वैसे ही सारे दुनिया के जो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी पे बच्चों काम कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे काम कर रहे थे, उनको एक आधार मिल गया, उनको एक शुरुआत मिल गई इस काइट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से चीजों को समझने के लिए। चलिए हम आपको बताते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का वो काइट एक्सपेरिमेंट क्या था। इसको हम
काइट एक्सपेरिमेंट कहते हैं बच्चों, काइट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बच्चों चुनौती एक्सेप्ट कर लिया था कि हम इसको करके दिखाएंगे लैब में कि ये जो घटनाएं हो रही हैं वो जस्ट बिकॉज साइंस की वजह से ही हो रही है, उसको हम समझ सकते हैं और खुद हम कर सकते हैं, ये चीज उनको दिखाना था। तो एक दिन बच्चों क्या हुआ, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जहाँ पे रहते थे वहां पे आए दिन बहुत तेजी के साथ आंधियां आया करती थी, बहुत ज्यादा तूफान चला करते थे और आसमान में बिजली गरजा करती थी, बहुत ज्यादा बारिश भी हुआ करते थे। इन्हीं के घर के बगल में, ये बच्चों अमेरिका के रहने वाले थे, इन्हीं के घर के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ी चर्च थी, एक बहुत बड़ी चर्च थी। एक दिन उन्होंने एक ऐसी रात चुना बच्चों जिस दिन बहुत तेजी के साथ आंधी आई थी, आसमान में बहुत तेजी के साथ बिजली चमक रही थी और बहुत तेजी के साथ जो है थंडरिंग हो रही थी, गर्जन हो रही थी। इन्होंने क्या किया, एक पतंग बनाया और उस पतंग को लेकर के उस चर्च पर चढ़ गए। चर्च पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर वो चढ़ गए पतंग को लेकर के, और उसको बच्चों उन्होंने इतना ऊपर उड़ाया कि वो पतंग बादलों के बीच में जाके पहुंच गई, जहां पे बादल आपस में रगड़ रहे थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सोच रहे थे कि बादल आपस में रगड़ रहे हैं, इस वजह से चार्ज बन रहा है। तो चार्ज अगर वहां पे बन रहा है तो वो चार्ज उस पतंग के माध्यम से डोरी से होते हुए हमारे पास हाथ तक पहुंचेगा, और जब वो चार्ज बच्चों हाथ तक पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक हमको लगेगा। ऐसा बेंजामिन की सोच थी। इलेक्ट्रिक शॉक क्या है, पिछले लेसन में हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है। जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं वो जाकर के उस लेक्चर को देख लें, तब यहाँ पे इस काइट एक्सपेरिमेंट उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या किए, डोरी लिए, ढाल की डोरी लिए, बहुत लंबी डोरी लिए और उस पतंग को उड़ा दिया, और पतंग जाके पहुंची बच्चों आसमानों के बीच में जहां पे गर्जन हो रही थी और जहां पे बिजली चमक रही थी। लेकिन जब वो वहां पहुंची पतंग तो बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन को कोई शॉक नहीं लगा, कोई उनको झटका नहीं महसूस हुआ। अब उनको कोई झटका महसूस नहीं हुआ तो बच्चों ही वाज ऑलरेडी शॉक। उनको उससे भी बड़ा झटका तो ये लगा कि ये चार्ज क्यों नहीं आ रहा है। जब वहां बादल रगड़ रहे हैं, चार्जिंग की फेनोमेना हो रही है, स्पार्किंग हो रही, तो चार्ज तो आना चाहिए था, चार्ज नहीं आया। इसलिए बच्चों उससे भी तगड़ा उनको झटका लगा, उससे भी तगड़ा शॉक लगा उन्हें। लेकिन फिर उन्होंने दिमाग को कंसंट्रेट किया और थोड़ी देर सोचे। थोड़ी देर सोचने के बाद उनके दिमाग में ये बात आई, हो सकता है ये चार्ज जो है पतंग की जो मटेरियल है, ये जो डोरी है, उसमें चार्ज आना बच्चों पसंद ना करता हो सकता है चार्ज उसमें से आना पसंद ना करता हो। मैं आपको बताऊं बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा डेवलप कर चुकी थी, बड़ी बड़ी मशीनें इलेक्ट्रिसिटी पे बच्चों बन चुके थे, लेकिन कोई भी ऐसी थियरी नहीं थी जो ये समझा सके कि चार्ज किस टाइप के मटेरियल में चलती है अच्छे से, और ये चार्ज क्यों जो है चार्ज हो जाती है बॉडी, उसमें अट्रैक्शन फोर्स क्यों लगता है। ये सारी चीजें अभी तक बच्चों रहस्य बनी हुई थी, जबकि इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत ज्यादा काम हो चुका था। फैराडे ने बहुत सारे रूल्स भी दे दिए थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि हो सकता है ये जो चार्ज है वो पतंग और डोरी के मटेरियल से आना पसंद ना करता हो, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है। तो उन्होंने ये चार्ज जो है नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर सोचे कि इसमें कोई दूसरा मटेरियल हम लगा दें, इस पे कोई हम दूसरा मटेरियल लगा दें ताकि जो है वो चार्ज हमारे हाथ तक पहुंचे और हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगे। तो उस टाइम जब वो चर्च पे चढ़े थे, उस टाइम उनके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं था, तो गले में क्या किए थे, एक लॉकेट पहने थे बच्चों। क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो खुद क्या थे, एक क्रिश्चियन थे। एक क्रिश्चियन होने के नाते जो है वो अपने गले में एक लॉकेट पहने हुए थे। लॉकेट, क्योंकि क्रिश्चियन थे वो लॉकेट पहने हुए थे। वो लॉकेट जो होता है बच्चों प्लस की तरह होता है, आप लोग जानते हैं लॉकेट कैसे होता है, प्लस की तरह होता है। तो वो मेटल का बना हुआ था। मेटल का बना होने के नाते उसको क्या किए, अपने गले से निकाल करके उस पतंग की जो उसमें एक रॉड लगी हुई थी, जो उसमें एक डंडी लगी हुई थी, उसमें उन्होंने बांध दिया। उस लॉकेट को जब उन्होंने बांध दिया, लॉकेट को बांधने के बाद उससे उन्होंने क्या किया, डोरी को बांध दिया। अब फिर दोबारा वही एक्सपेरिमेंट अपना करते हैं। अब फिर जो है उस पतंग को लेकर के फिर उन्हीं बादलों के बीच में भेजते हैं। बादलों के बीच में जब दोबारा उस पतंग को भेजते हैं तो
फिर से बच्चों उनको कोई शॉक नहीं लगता है, फिर से उनको कोई झटका महसूस नहीं होता है, यानी फिर से अभी चार्ज उनके हाथ तक पहुंचा नहीं था, चार्ज अभी नहीं पहुंचा था। जब फिर दोबारा चार्ज नहीं पहुंचा, उनको कोई शॉक नहीं लगा, तो फिर बच्चों वो परेशान हो गए कि अब क्यों नहीं शॉक लग रहा है। तो अब वो नर्वस हो गए बच्चों। लेकिन उसी टाइम संजोग ऐसा हुआ कि बारिश शुरू हो गई। उसी टाइम क्या शुरू हो गई बच्चों? बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हो गई तो वो जो उनकी स्ट्रिंग थी, जो उनका धागा था, वो क्या हो गया? गीला हो गया। और जैसे ही स्ट्रिंग बच्चों गीला हुआ, जैसे ही स्ट्रिंग गीली हुई, वैसे ही तुरंत वहां पे जो चार्ज था वो स्ट्रिंग के माध्यम से उनके हाथ तक पहुंचा और उनको एक शॉक लगा, उनको एक बच्चों इलेक्ट्रिक शॉक लगा। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि ये चार्ज जो है सूखे हुए धागे में आना पसंद नहीं करता था, जब ये गीला हो गया तब ये चार्ज आसानी से हमारे हाथ तक पहुंच गया। तो इस तरीके से जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बच्चों ये प्रूव किया कि बादलों में जो बिजली बनती है, बादलों में जो बिजली चमकती है, उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन क्या था बच्चों? फ्रैक्शन की वजह से जो वहां चार्ज बन रहा है वही उसका मेन कारण था। तो इस तरीके से बेटा उन्होंने जो है ये सिद्ध किया, ये प्रूव किया कि वहां पे फ्रैक्शन की वजह से चार्जिंग हो रही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बच्चों म्यूजिक से बहुत प्यार करते थे, उनको म्यूजिक बहुत पसंद था। उन्होंने इसी कारण उन्होंने एक जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया था, एक जो है गिटार टाइप का था, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उसको ग्लास जार कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो चार्ज वहां तो बादलों से होता हुआ स्ट्रिंग के माध्यम से हाथ तक पहुंचा था, उसी चार्ज की वजह से, उसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसको उन्होंने बजाया भी था। ऐसा बहुत जगह वर्णन मिलता है, बहुत जगह ये घटना मिलती है। अब वो जो है आए और इस एक्सपेरिमेंट को सारी दुनिया को बताया कि जिन लोगों को विश्वास नहीं है कि बिजली का गरजना, बादल का चमकना जस्ट अ साइंटिफिक रीजन, जिनको विश्वास नहीं है वो इस एक्सपेरिमेंट को कर सकता है और वो जान जाएगा कि वहां पे चार्ज बनते हैं और वो चार्ज स्ट्रिंग के माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं? हाथ तक आते हैं और हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इस तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे अपने बच्चों काइट एक्सपेरिमेंट दे दिए। तब दुनिया के और भी बाकी जो साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे, वो उनका ध्यान यहाँ गया और उसके बाद बच्चों बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज होने लगी। और वो डिस्कवरी जो है क्या है, कैसे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में, वैसे वैसे हम सारी चीज़ों को आपको समझाते हुए चलेंगे।